परिचय। अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम बड़े होते तो कोई हमें यूं न टोकता। लेकिन इस भुलावे में न रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब है, जो है तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करें वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, 3 साल भी लग जाते थे। कभी कभी बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई। राधेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्ररूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल यह होता, खा थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ,
यह तुम अपनी आंखों से देखते हो, अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं। मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेलकूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूक्तिबाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेलकूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछलकूद, कबड्डी के वह दावघात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंखफोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साये से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पाव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता था। सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा। आजादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंगढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था।
भाई साहब ने इसे भाप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए। तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ। घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहरुम ने भी एक बार अहंकार किया था। भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधाचोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा, जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफाचट। सिफर भी न मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है। आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहारूम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पना। अब ज की जगह अजब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अबजा और अजब में क्या फ़र्क है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह। वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फायदा। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगुना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन। दुगुना नहीं, चौगुना हो जाए या आधा ही रहे, मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है।
इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है। दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सके, उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूं। यह तो समय की किफायत नहीं, बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को दूंस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले। मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुलस्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक है। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूं, लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेशमाला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निःस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है, तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है, लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेलकूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी, मगर बहुत कम। बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था, वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज नोट हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूं और इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़े या न पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, वह भी बंद हुआ।
मुझे कनकौए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौए उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थीं। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लग गए और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोलेन, बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मैजिस्ट्रेट या सुपरिंटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक है। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुहक होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह ज़ेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझमें और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA और D फिल और D लिट ही क्यों न हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं छठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राजव्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। दैव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न दें, न घबराए, न बदहवास हो। पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मुहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं, लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं,
उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1,000 रुपए पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान, यह गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे। अगर तुम यूं न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूं। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं। आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौए उड़ाने को मना नहीं करता। मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूँ क्या? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही। उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। Introduction. You are still young, so don't get involved in this work. On hearing this, many times children think that if only they were elders, no one would have stopped them like this. But don't live in this illusion, because being elder does not give you the right to do anything. Many times the elder of the house has to stop himself from getting involved in those works which other boys of the same age do fearlessly. Do you know why? Because those boys are not elder to anyone in their house. In this lesson too, there is a Bed Bhai Sahab who is younger, but there is another brother younger than him in the house. Being only a few years older than him, great expectations are made from him. Being elder, he himself also wants and tries that whatever he does should serve as an example for his younger brother. In the process of maintaining this ideal situation, the childishness of Bed Bhai Sahab disappears. My brother is 5 years older than me, but only 3 classes ahead. He too had started studying at the same age as I did, but he did not like to act in haste in matters as important as education. He wanted to lay a strong foundation for the building, on which a grand palace could be built. He would complete 1 year's work in 2 years. It would even take 3 years. Sometimes if the foundation itself is not strong, how can the house be stable? I was young, he was old. I was 9 years old, he was 14. He had the full and birthright to reprimand and supervise me, and my decency lay in considering his orders as law. He was very studious by nature. He would always sit with a book open, and perhaps to give rest to his mind, he would sometimes draw pictures of birds, dogs, cats on the margins of the book, on the copy. Sometimes he would write the same name or word or sentence 10-20 times. Sometimes he would copy a couplet again and again in beautiful handwriting. Sometimes he would create such words which had neither any meaning nor any coherence. For example, once I saw this text on his notebook, special, Amina, brothers brothers, actually, brothers brothers. Radhe Shyam, Shriyut Radhe Shyam. For an hour after this a man's face was drawn.
I tried very hard to find some meaning to this puzzle, but was unsuccessful. And I did not have the courage to ask him. He was in the 9th class, I was in the 5th. For me, understanding his writings was a big thing. I did not feel like studying at all. Sitting with a book for even an hour was a mountain. Whenever I got a chance, I would leave the hostel and go to the field and sometimes throw pebbles, sometimes fly paper butterflies, and if I found a friend somewhere, then what to say? Sometimes he would climb the boundary wall and jump down. Sometimes he would ride on the gate, driving it back and forth and enjoying the car, but as soon as he came into the room, seeing that furious look of Bhai Sahib, my heart would sink. His first question would be, "Where were you?" This question was always asked in this tone, and my only answer to this was silence. I don't know why I never said that I was just playing outside. My silence told me that I accepted my crime, and Bhai Sahib had no other option but to greet me with words mixed with affection and anger. If you study English like this, you will keep studying all your life and will not learn a single word. Studying English is not a joke that anyone can study it, otherwise Tom, Dick and Harry would become scholars of English. Here one has to strain one's eyes day and night and burn one's blood, only then one learns this knowledge. And what does one learn? Yes, one learns to say it. Even great scholars cannot write correct English, leave alone speaking it. And I say, you are such a snail that you do not learn a lesson even after watching me. You can see with your own eyes how hard I work. If you do not see, then it is the fault of your eyes, the fault of your intellect. There are so many fairs and shows, have you ever seen me going to see them? Cricket and hockey matches are played every day. I do not pass. I always keep studying. On top of that, I remain in each class for 2, 3 years. Even then, how do you expect that you pass by wasting time in sports like this? Will you go? It takes me only 2 or 3 years. Will you keep rotting in this class for the rest of your life? If you have to waste your life like this, then it is better that you go home and play Gulli-danda happily. Why are you wasting your grandfather's hard-earned money? I would start crying after hearing this rebuke. What was the answer? I had committed the crime. Who would bear the rebuke? Bhai Sahib was an expert in the art of preaching. He would say such harsh things, would use such aphorisms that my heart would be torn into pieces and my courage would break. I did not find the strength in me to work so hard, and in that despair, I would start thinking for a while, why should I not go home? Why should I spoil my life by putting my hands in a work which is beyond my capacity? I was willing to remain a fool, but I would get dizzy with that much hard work, but after an hour or two, the clouds of despair would burst and I would decide that from now on I will study with full dedication. I would quickly make a timetable. How could I start work without first making a plan? Sports would completely disappear from the timetable. Get up at 6 in the morning, wash your face and hands, have breakfast and sit down to study. English from 6 to 8, maths from 8 to 9, history from 9 to 9:30, then food and school. After returning from school at 3:30, rest for half an hour, geography from 4 to 5, grammar from 5 to 6, half an hour walk in front of the hostel, English composition from 6:30 to 7, then after food, translation from 8 to 9, Hindi from 9 to 10, miscellaneous subjects from 10 to 11, then rest. But making a timetable is one thing, following it is another. I would start ignoring it on the very first day. The pleasant greenery of the field, the gentle gusts of wind, the jumping of football, the moves of kabaddi, the speed and agility of volleyball, would pull me there unknown and inevitably, and as soon as I reached there, I would forget everything. That deadly timetable, those eye-straining books,
I would not remember anything and Bhai Sahib would get an opportunity to give advice and rebuke me. I would run away from his shadow, try to stay away from his eyes, enter the room stealthily so that he would not notice. When he looked at me, I was scared to death. It always felt like a naked sword was hanging over my head. Still, just as a man remains bound in the chains of attachment and illusion even in the midst of death and calamity, I could not despise sports even after being rebuked and scolded. The annual examination took place. Bhai Sahab failed, I passed and came first in the class. There was only a difference of 2 years between him and me. I felt like criticizing Bhai Sahab, where did all that hard penance of yours go? Look at me, I kept playing happily and am also first in the class. But he was so sad and depressed that I felt sympathy for him from the bottom of my heart, and the very thought of rubbing salt on his wounds seemed shameful. Yes, now I felt a little proud of myself and my self-respect also increased. Bhai Sahib's intimidation did not remain on me. I started participating in sports freely. My heart was strong. If he humiliated me again, I would say clearly, what did you achieve by burning your blood? I came first in the class while playing. Though I did not have the courage to express this arrogance verbally, it was clear from my behavior that Bhai Sahib's intimidation was not on me. Bhai Sahib sensed this. His innate intelligence was very sharp, and one day when I returned at lunchtime after spending the entire morning in playing Gulli Danda, Bhai Sahib as if drew out his sword and pounced upon me. I say, you have passed this year and come first in the class. So you have become intelligent, but Bhaijan, even the great ones do not have pride. What is your status? You must have read about Ravana in history. What lesson did you learn from his character? Or did you read it just like that? Just passing an exam is nothing. The real thing is the development of intellect. Understand the meaning of whatever you read. Ravan was the master of the world. Such kings are called Chakravarti. Nowadays the empire of the British has expanded a lot, but they cannot be called Chakravarti. Many nations in the world do not accept the supremacy of the British, they are completely independent. Ravan was a Chakravarti king. All the kings of the world used to pay him tribute. The great gods used to serve him. The gods of fire and water were also his slaves, but what was his end? Arrogance wiped out even his name and trace. There was no one left to give him even a handful of water. Man can commit any evil deed, but he should not be arrogant, he should not boast. He became arrogant and lost both religion and the world. You must have read about the condition of Satan also. He had become arrogant that there was no truer devotee of God than him. In the end, it happened that he was thrown from heaven to hell. Shahrum also became arrogant once. He died begging. You have just passed one class and you have already lost your temper, then you have studied further. Understand that you have not passed because of your hard work. A blind man has got a quail. But a quail can be got only once, it cannot be got again and again. Sometimes in Gulli Danda also a blind man hits the target. This does not make a successful player. A successful player is one whose target does not miss. Do not go because I fail. If you come to my class, you will be sweating profusely when you will have to chew the iron nuts of algebra and geometry and study the history of England. It is not easy to remember the names of kings. There have been 8 Henrys. Do you think it is easy to remember which incident happened in the time of which Henry? Instead of Henry VII, Henry VIII was written and all the numbers disappeared. All right. You will not get even 0, 0. What are you thinking? There have been dozens of James, dozens of William, millions of Charles. The mind starts spinning.
storm disease occurs. These unfortunates were not even able to connect names. They kept on adding doyam, soyam, chahrum, pancham after the same name. If I was asked, I would have told 10 lakh names. And geometry is just God save me. Now they wrote Ajab instead of J and all the marks were cut. No one asks these ruthless examiners what is the difference between ABJ and Ajab, and why do they kill students for such a useless thing? What does it matter whether they ate dal bhat roti or bhat dal roti? But what does it matter to these examiners? They only see what is written in the book. They want the students to memorize every letter. And this memorization has been named education. And what is the benefit of reading these meaningless things? If you drop that perpendicular on this line, the base will be double the perpendicular. Ask, what is the purpose of this? If not double, it may become 4 times or remain half, I don't care, but if you have to pass the exam, you will have to remember all this nonsense. I told you to write an essay on punctuality, which should not be less than 4 pages. Now you open the copy in front of you, take the pen in your hand and cry for his name. Who doesn't know that punctuality is a very good thing? It brings self-control in a person's life. Others start loving him and his business prospers, but how can you write 4 pages on such a small matter? What can be said in 1 sentence? Why is it necessary to write it in 4 pages? I call it audacity. This is not saving time, but it's misuse to waste time on something. We want a person to say whatever he has to say quickly and go his way. But no, you will have to color 4 pages, write in whatever way you want, and the pages should be full-size, full-scape. If this is not cruelty to the students, then what is it? The disaster is that they are told to write in brief. Write a brief essay on punctuality, which should not be less than 4 pages. Fine. In brief, 4 pages are enough, otherwise they would have made you write 100 pages. Run fast and also slowly. This is the opposite, isn't it? Even a child can understand this simple thing, but these teachers don't have even this much manners. On top of that, they claim that they are teachers. If you come to my class, Lala, then you will have to roll all these papers and then you will know the value of flour and pulses. If you have come first in this class, then you do not keep your feet on the ground. So listen to me. I have failed 1,000,000 times, but I am elder to you. I have much more experience of the world than you. Whatever I say, remember it or you will regret it. School time was near, otherwise God knows when this sermon would have ended. Food seemed tasteless to me today. When there is such disdain for passing, then perhaps life will be taken away if one fails. The horrible picture that Bhai Saheb had painted of his class studies frightened me. It is surprising that I did not leave school and run away home, but despite so much disdain, my aversion towards books remained the same. I never let go of any opportunity to play sports. I also studied, but very little. Just enough to complete the task every day and not have to face humiliation in the class. The confidence that had developed in myself again vanished, and then I started living like a thief. Then the annual examination took place and it was a coincidence that I passed again and Bhai Saheb failed again. I did not work very hard, but I don't know how I came first in the class. I myself was not surprised. Bhai Sahib worked very hard. He had memorized every word of the course, from 10 o'clock at night here, from 4 in the morning there, from 6 to 9:30 before going to school. His posture had become pale, but the poor fellow had failed. I felt sorry for him. When the result was announced, he started crying and I also started crying. The joy of passing was halved. Had I also failed,
Bhai Sahib would not have been so sad, but who can avoid the will of fate? Now there was only one more class difference between me and Bhai Sahib. A wicked thought arose in my mind that if Bhai Sahib fails for one more year, then I will become equal to him. Then on what basis will he be able to humiliate me? But I forcibly removed this thought from my heart. After all, he scolds me only for my own benefit. I do feel unpleasant at this time, but it is probably the effect of his teachings that I pass with flying colors and with such good marks. Now Bhai Sahib had become much softer. Many times, even when he got the opportunity to scold me, he acted with patience. Perhaps now he himself had started to understand that he did not have the right to scold me, or if he did, then it was very little. My independence also increased. I started taking undue advantage of his tolerance. I had such a notion that I will pass anyway, whether I study or not. My destiny is strong, so whatever little studying I used to do out of fear of Bhai Sahib, I stopped that too. I had developed a new hobby of flying kites and now all my time was devoted to kite flying. Even then I respected Bhai Sahib and used to fly kites by avoiding his eyes. Problems like giving the string, tying the strings, preparations for the kite tournament, etc. were all solved secretly. I did not want to let Bhai Sahib doubt that his respect and regard in my eyes had diminished. One day in the evening, away from the hostel, I was running wildly to catch a kite. My eyes were towards the sky and my mind was on that sky-traveling traveler who was swaying slowly towards the fall, as if a soul was coming out of heaven and was going to receive new sanskars with a detached mind. A whole army of children was running to welcome him with sticks and bamboo sticks. No one was aware of what was happening around them. It was as if everyone was flying with that kite in the sky, where everything was flat. There were no motor cars, no trams, no trains. Suddenly I came across Bhai Sahib, who was probably returning from the market. He caught my hand right there and said in an aggressive tone, "Aren't you ashamed of running with these market boys for a worthless kite? You don't even care that you are no longer in a lower class, but have reached the 8th class and are only one grade below me. After all, a man should be." There was a time when people would become Nayab Tehsildars after passing the 8th grade. I know so many middle-class students who are today first-class deputy magistrates or superintendents. So many 8th class pass students are our leaders and editors of newspapers. Big scholars work under them and you, coming to the same 8th class, are running after the sparrows with the street boys. I feel sad at your lack of intelligence. You are intelligent, there is no doubt about it, but what is the use of that intelligence which kills our self-respect? You must be thinking in your heart that I am just one class below Bhai Sahib and now he has no right to say anything to me, but this is your mistake. I am 5 years older than you and even if today you come in my class and the condition of the examiners is the same, then undoubtedly next year you will be at par with me and maybe after a year you will even surpass me. But the difference of 5 years between you and me cannot be erased, not even by you, not even by God. I am 5 years older than you and will always remain so. You cannot match the experience of the world and life that I have, even if you become MA, D. Phil and D. Lit. Understanding does not come from reading books, it comes from seeing the world. Our mother did not pass any degree and grandfather also probably did not go beyond 5th or 6th class, but both of us may study the entire knowledge of the world. Mother and grandfather will always have the right to explain and correct us. Not only because they are our parents, but because they have and will have more experience of the world than us. They may not know what kind of government system is there in America, how many marriages Henry VIII had, and how many stars are there in the sky, but there are thousands of things about which they know more than you and me. If God forbids, I fall ill today,
You will be very worried. You will not be able to think of anything except sending a telegram to Dada, but if Dada were in your place, he would not telegram anyone, nor panic, nor be distraught. First, we will diagnose the disease ourselves and treat it. If we are not successful in that, then we will call a doctor. Illness is a big thing. We do not even know how to manage a month's expenses. Whatever Dada sends, we spend it in 20-22 days and then become penniless. Breakfast is stopped, we start avoiding the washerman and the barber, but with half of what you and I are spending today, Dada has lived a major part of his life with respect and honor and has taken care of a family in which there were 9 people in all. Just look at your headmaster Sahab. Is he an MA or not? And not the MA from here, but from Oxford. He gets 1,000 rupees. But who takes care of their house? Their old mother. Headmaster Sahab's degree has become useless here. Earlier he used to take care of the house himself. The expenses were not met. He was always in debt. Since his mother has taken the responsibility of the house, it is as if Lakshmi has come to the house. So Bhaijan, remove this pride from your heart that you have come close to me and are now independent. You will not be able to walk aimlessly in my presence. If you do not listen like this, then I, showing a slap, can also use this. I know, you are finding my words poisonous. I bowed my head down at this new trick of his. Today I really felt my smallness and reverence for Bhai Sahab arose in my heart. I said with tearful eyes, not at all. Whatever you are saying is absolutely true and you have the right to say it. Bhai Sahab hugged me and said, I do not forbid kites to fly. I too feel tempted, but what can I do? If I go astray, how can I protect you? This duty is also on my shoulders. Coincidentally, at that very moment, a dead koala passed over us. Its string was hanging. A group of boys came running after it. Bhai Sahib is tall. He jumped and caught its string and ran wildly towards the hostel. I was running behind him. Dear students, if you find these lessons explained is helpful, please share this video with your friends. Subscribe to our channel for simple and clear lesson explanations. Check the description for links to other lesson summaries and join our WhatsApp channel for daily Kannada and Hindi lessons, useful phrases and grammar tips. Start learning today and speak confidently.